14 फरवरी 2019 की वो दोपहर आम दिनों जैसी ही लग रही थी। जम्मू कश्मीर की उस सड़क पर सीआरपीएफ का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ जवान घर लौटने की बातें कर रहे थे, कुछ अगले पोस्टिंग की। तभी अचानक एक जोरदार धमाका, इतना जोरदार कि सड़क, गाड़ियां और इंसानों के साथ साथ पूरे देश का सीना हिल गया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल चुका था। 40 जवान शहीद हो चुके थे। उस दिन सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था, उस दिन भारत के सब्र की परीक्षा शुरू हो गई थी। उस शाम देश में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा थी एक अजीब सी खामोशी। टीवी पर बहस चल रही थी, सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे थे। अब क्या होगा, क्या जवाब मिलेगा? लेकिन जवाब ना कैमरों के सामने बन रहा था, ना भाषणों में। असली कहानी दिल्ली के उन कमरों में शुरू हो चुकी थी, जहां मोबाइल बाहर रख दिए जाते हैं, जहां शब्द कम और नक्शे ज्यादा बोलते हैं, और जहां फैसले शोर से नहीं, सोच से लिए जाते हैं। पुलवामा के बाद के पहले कुछ दिन जानबूझकर शांत रखे गए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भावनात्मक फैसला नहीं। हर रास्ते को तौला गया। जमीन से जवाब दिया जाए या आसमान से, सीमा तक सीमित रहा जाए या सीमा के पार। हर विकल्प के साथ जोखिम जुड़ा था, और हर जोखिम के साथ इतिहास। भारत जानता था कि इस बार जवाब सिर्फ बदले के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए देना है। दिन बीतते गए, 1, 2, 3, 4। देश बेचैन होता गया। कई लोगों को लगा शायद कुछ नहीं होगा, शायद फिर से सिर्फ बयान आएंगे। लेकिन चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं था, ये उस तूफान से पहले की शांति थी, जिसमें हर चीज अपनी जगह तय कर रही होती है। और इसी चुप्पी के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, बालाकोट। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में स्थित एक इलाका। कहा जाता था कि यहाँ जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप मौजूद है। यही वो जगह थी जहाँ पुलवामा जैसे हमलों के लिए दिमाग और हाथ तैयार किए जाते थे। लक्ष्य तय हो चुका था, अब बारी थी सही वक्त की, और वो वक्त चुना गया जब दुनिया सो रही हो। 25 फरवरी की रात, पूरा देश नींद में था। घड़ियों की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रात के लगभग 3:30 पर इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 जेट्स बिना किसी चेतावनी के रनवे से उड़ चुके थे। ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई अलर्ट। ये कोई रूटीन सॉर्टी नहीं थी, ये वो उड़ान थी जिसमें पायलट्स जानते थे कि वापसी गारंटीड नहीं होती। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करनी थी, दुश्मन के राडार को चकमा देना था और बेहद सटीक हमला करना था। जरा सी गलती और हालात बेकाबू हो सकते थे, लेकिन तैयारी महीनों की नहीं, सालों की थी। जेट्स अपने रास्ते पर थे, और कॉकपिट के अंदर बैठे पायलट्स के लिए ये मिशन सिर्फ आदेश नहीं, जिम्मेदारी था। कुछ ही मिनटों में मिराज 2000 बालाकोट के ऊपर पहुंच चुके थे। SPIC 2000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुके थे। न जमीन से कोई आवाज, न आसमान में कोई शोर, और फिर काम पूरा। जेट्स उसी खामोशी से वापस लौट आए जैसे आए थे। दुनिया को अभी तक कुछ पता नहीं था। सुबह हुई तो सबसे पहले पाकिस्तान की आवाज आई। भारतीय जेट्स आए थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ घंटों बाद भारत ने कहा, ये नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। 2 बयान, 2 दावे, और पूरी दुनिया के सामने एक सवाल, सच क्या है? सैटेलाइट इमेजेस सामने आने लगे, इंटरनेशनल मीडिया एनालिसिस करने लगी, लेकिन एक बात पर कोई शक नहीं था। 1971 के बाद पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके हमला किया था। और यही कहानी खत्म नहीं हुई। बालाकोट के अगले ही दिन हालात और गंभीर हो गए। पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। आसमान में 2 परमाणु ताकतों के फाइटर जेट्स आमने सामने थे। डॉग फाइट हुई, गोलियां चली, और उसी दिन विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 गिर गया। वो पाकिस्तान की कस्टडी में थे। भारत की सांसें अटक गईं। टीवी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें थीं, शांत चेहरा, घायल शरीर, लेकिन आंखों में डर नहीं। पूरा देश उनकी सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहा था। 2 दिन बाद जब वो वतन लौटे, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन तब तक ये साफ हो चुका था कि बालाकोट सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी। बालाकोट ने भारत की रणनीति बदल दी थी। ये संदेश था कि अब हमले का जवाब इंतजार में नहीं दिया जाएगा। अब जवाब सीमा के इस पार से नहीं, उस पार से आएगा। ये सिर्फ बम गिराने की कहानी नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक बढ़त की कहानी थी। जब जवाब आता है तो जमीन से नहीं, आसमान से आता है।